बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। बच्चों, एक ट्रांजिस्टर को जो आप इनपुट देते हैं, उस इनपुट को देने के लिए दो टर्मिनल चाहिए होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे आप इसको इनपुट दे रहे हैं, ये दो टर्मिनल है, इनको बोला जाता है इनपुट टर्मिनल। इसी तरह से जो आप इससे आउटपुट लेते हैं, उसके भी दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो दो इनपुट के टर्मिनल और दो आउटपुट के टर्मिनल, टोटल कितने हो गए? 4। लेकिन अगर देखा जाए तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। एक है एमीटर टर्मिनल, एक है बेस वाला टर्मिनल, और एक है जी हमारे पास ये कलेक्टर वाला टर्मिनल। तो फिर हम इन 3 टर्मिनल को 4 में कैसे बदलते हैं? तो बच्चों, हम करते यूँ हैं कि इन तीनों में से कोई एक टर्मिनल इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा इनपुट सेट है ना, ठीक है, इसमें ये एमीटर है और साथ में ये बेस आई हुई है। ठीक है, ये आउटपुट है, इसमें ये हमारा कलेक्टर वाला टर्मिनल है और वही बेस का एक टर्मिनल हमने इधर भी दिया हुआ है। यानी जो बेस का एक टर्मिनल जो है वो इन दोनों में कॉमन है। इनपुट सर्किट में भी बेस आ रही है और आउटपुट सर्किट में भी हमने बेस दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इन तीनों में से कोई एक, चाहे एमीटर, चाहे बेस या फिर कलेक्टर, तीनों में से कोई एक टर्मिनल जो है वो इनपुट और आउटपुट के दरम्यान में कॉमन किया रहता है। अब इस तरह से जो इनपुट और आउटपुट की एक ख़ास तरतीब बनती है ना, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती हैं। अब ध्यान से सुनेगा बच्चों, अगर हम एमीटर को इनपुट और आउटपुट सर्किट के दरमियान कॉमन कर लेते हैं तो इससे हमें मिलती है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कलेक्टर को इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर लेते हैं तो इससे हमें मिलती है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बेस को इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिलती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो एग्जांपल है ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की ही है। ये देख सकते हैं आप कि बेस का एक टर्मिनल इनपुट में भी इस्तेमाल हो रहा है और उसी बेस को हम आउटपुट में भी लेकर जा रहे हैं। तो बेस इनपुट में और आउटपुट में क्या है? कॉमन है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कि अगर बेस को इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन कर लिया जाए तो ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, इसको हम बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कितना आसान है। अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो बच्चों, इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं। देखिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वेयर द बेस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू द बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। ठीक है बच्चों, ये आगे इसकी डेफिनेशन। ओके, अब इसके अंदर जो 3 टर्मिनल होते हैं आप देख सकते हैं, ये एक एमीटर है। ठीक है, जो मेन इनपुट टर्मिनल होता है वो हमारा एमीटर ही होता है। ठीक है, और जो मेन आउटपुट टर्मिनल होता है ना, याद रखना, वो हमारा कलेक्टर ही होता है। ठीक है, ये इनपुट टर्मिनल होता है मेन, ये आउटपुट टर्मिनल होता है, और बेस इनके साथ जो दोनों के साथ क्या होती है? कॉमन होती है। ठीक है बच्चों, ओके, तो यही 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए कि जो एमीटर है वो हमारा मेन इनपुट टर्मिनल है, कलेक्टर जो है वो हमारा आउटपुट टर्मिनल है, और जो बेस है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों, अब ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कहते हैं जी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग को समझ लीजिए, क्योंकि वर्किंग को समझने के बाद ही आप इस काबिल होंगे कि आप इनकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ। वैसे तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज़ करूँगा क्योंकि रिवाइज़ कराना ज़रूरी है। फिर इसकी बेस के ऊपर हम इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, तो बच्चों ये है हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें 2 PN जंक्शन होती है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से एक डिप्लेशन रीजन यहाँ पर है, एक डिप्लेशन रीजन यहाँ पर है। ये वाले डिप्लेशन रीजन इन चार्जेस को इधर नहीं जाने देती और ये वाले डिप्लेशन रीजन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देती। ठीक है, अच्छा, अब हमने सबसे पहले करनी होती है इसकी बाइसिंग। बाइसिंग हम किस तरह से करते हैं बच्चों? देखो, एक यहाँ पर PN जंक्शन है, एक यहाँ पर PN जंक्शन है। ठीक है, तो हमने ये करना है, ये जो एमीटर टू बेस जंक्शन है ना, हमेशा हमने इसको फॉरवर्ड बाइस करना है। तो ये इसका N रीजन है, ये इसका P रीजन है। तो आपने एक बैटरी लेनी है जिसका नाम है VBE, यानी वो जो बेस और एमीटर के दरमियान कनेक्टेड है। ठीक है, B का मतलब बेस, E का मतलब एमीटर, VBE, और उसका नेगेटिव टर्मिनल इसके N से जोड़ देना है और पॉजिटिव टर्मिनल इसके P से जोड़ देना है। तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने ये जो हमारे पास कलेक्टर टू बेस जंक्शन है, इसको हमेशा आपने रिवर्स बाइस रखना है। जब आप इसको रिवर्स बाइस रखेंगे, ठीक है, तो आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो N टाइप से जोड़ दिया और नेगेटिव टर्मिनल आपने P से जोड़ दिया।
ठीक है। तो ये जो जंक्शन बनेगी कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ये आपके पास हो जाएगी रिवर्स बायस। ठीक है, पहले आपने इसकी बायसिंग करनी है। ओके, ये बायसिंग समझ आ गई आपको। और ख्याल रखना आपने कि ये वाले जो वोल्टेज है VBC वो VBE से काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी बैटरी जो की है, यहाँ पर मैंने छोटी बैटरी शो की है, या सेल कह लें आप इसको। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, ओके। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इनपुट सर्किट कौन सा है और आउटपुट सर्किट कौन सा है। ये जो है हमारा सर्किट, ये वाला, ये इस तरफ वाला, इसको बोलेंगे इनपुट सर्किट, और जो ये वाला है ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, ये एमिटर वाला इनपुट सेक्शन है और ये कलेक्टर वाला जो है वो हमारे पास इसका आउटपुट सेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये बात समझ आ गई आपको। ओके, अब होता क्या है, काम कैसे करता है, इसकी ऑपरेशन कैसे होता है बच्चों। जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो आप जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में आप सीख चुके हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन होता है वो ऐसा ऐसा कम होता जाता है और पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, एक वक्त आता है कि फिर वो डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है, तो चार्जेस जो है वो फिर तेज़ी से साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको डिप्लीशन रीजन नज़र आ रही है ना, जब आपने इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की, ठीक है, तो ये डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाती है और ये चार्जेस जो है वो इधर से इधर मूव करते हैं। अब जो सेंटर का रीजन यानी बेस है ना, बेस बहुत पतली होती है, थिन होती है और लाइटली डोप होती है, तो इसके अंदर बहुत कम होल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इसमें हाई वेलोसिटी के साथ इंजेक्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होते हैं, तो उसमें से बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन इन होल के साथ रिकम्बाइन होकर थोड़ा सा बेस करंट बनाते हैं और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे को चले जाते हैं। और ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये वाली, ये डिप्लीशन रीजन इन इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करती है आने के लिए। देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से इसको क्रॉस करके जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है। जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सपोर्ट नहीं करती थी, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि ये देखिए, जब तक ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा सकता था। ठीक है, लेकिन जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। तो इस तरह से ये इसको अलाउ करती है, आगे ट्रैवल करता हुआ जाता है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे हमने एक जो है वो हैवी बैटरी, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल अटैच किया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कशिश करते हुए इसकी तरफ आते हैं। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी तादाद जो है इसमें से यूँ पास कर जाती है स्ट्रेट, और बहुत ही कम जो है वो यहाँ से यूँ आता है। अब यूँ कह लीजिए कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ से, एमिटर उसको इंजेक्ट करता है बेस में, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इधर जाएगा और बाकी 99 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये भी बता दूं आपको कि ये जो हमारे पास IC to IE रेशो होती है ना, ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये जो IC to IE रेशो है ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है। यानी अगर आप यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 99 आएंगे। अगर यहाँ से आप 200 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो यहाँ पे 198 आएंगे। यानी इनमें जो रेशो होगी ना आपके पास वो सेम रहती है। ठीक है बच्चों, ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है रेशो ऑफ IC to IE इज कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा फैक्टर, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ठीक है, ये आपको समझाऊंगा। वैसे अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अल्फा फैक्टर क्या होता है। अल्फा फैक्टर बेसिकली IC to IE रेशो होती है, कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट की रेशो है। और कितनी होती है, 0.95 की लेकर इसकी वैल्यू 0.99 होती है। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। कोई इसका यूनिट नहीं होता, कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती। इसको करंट गेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा देख लीजिए, ये IC to IE रेशो जो है आपके पास कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू 0.95 से लेकर 0.99 होती है। ये अल्फ़ा की वैल्यू इस्तेमाल होगी, इसलिए याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि जो बड़ी तादाद इलेक्ट्रॉन की यहाँ से इसमें इंजेक्ट होती है बेस में, उसमें से सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, बाकी 99% इलेक्ट्रॉन जो है वो उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये इसका वर्किंग ऑपरेशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं जी, हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स में होगा क्या, पहले आपको बता देता हूँ, फिर यहाँ से मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो बच्चों, ये हमारा इनपुट सेक्शन है, ये वाला। ठीक है, यहाँ वाला इधर अगर देखें तो ये वाला इनपुट है और ये वाला आउटपुट है। इधर देखें तो ये इनपुट और ये आउटपुट है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है जी, यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज है और एक इनपुट करंट है, वो एमिटर करंट। ठीक है, आपने ये देखना है कि इनपुट वोल्टेज को चेंज करने से इनपुट करंट में कैसा चेंज आता है, ये चीज़ आपने देखनी है। ये इनपुट करैक्टरिस्टिक्स है। लेकिन याद रखें कि जो साथ वाला सेक्शन है, इसके अंदर ये VBC जो वोल्टेज लगे हुए हैं, ये भी इसके अंदर मौजूद करंट को मुतासर कर सकते हैं। इसलिए आपने पहले इसकी वैल्यू को फिक्स कर देना, ताकि ये कोई खलल ना डाले, ये कोई इंटरफेरेंस ना करे। इसको फिक्स करने के बाद फिर आपने बताना है कि अगर मैं VBE की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो IE में कैसा चेंज आता है। ये है सिंपली हमारी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा, the variation in the emitter current IE with respect to the change in base to emitter voltage, यानी VBE को चेंज करने से IE में कैसा चेंज आता है at the constant collector current at constant collector to base voltage। ठीक है, ये हमारे collector to base voltage है। इनको कांस्टेंट रखते हुए आपने ये देखना है कि इस इनपुट वोल्टेज को मैं चेंज करता हूँ तो इनपुट करंट यानी IC में कैसा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। अच्छा,
हमने करना क्या है, इस इनपुट वोल्टेज को चेंज करना है और इनपुट करंट के अंदर जो चेंज है उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये वाला वोल्टेज भी इसके करंट को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इसको फिक्स करके फिर इसको बढ़ा के इसको चेक करना है, ताकि हमें पता चले कि इसके बढ़ाने से इसमें कैसा चेंज आया। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो ग्राफ है वो बुक में नहीं दिया गया, आप लोगों ने बनाना है। बहुत ही आसान और सिंपल सा ग्राफ है, कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है। देखो ना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के दरमियान ग्राफ है, वोल्टेज और करंट के दरमियान, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तो यहाँ पे आप ये ले लीजिए, वर्टिकल पे इनपुट करंट आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ना, इस जंक्शन पे आपने ये वोल्टेज अप्लाई किए हुए और फर्स्ट कर लें इसको फिक्स करने के बाद, यानी इसकी कोई एक वैल्यू हम पहले फिक्स करेंगे, चेंज नहीं करना। हम फर्स्ट कर लेते हैं जी 18 वोल्ट था, हमने इसको 18 वोल्ट पे फिक्स किया हुआ, अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, फिक्स कर दिया 18 वोल्ट पे। अच्छा, आप क्या करते हैं, इसको 0 से बढ़ाना शुरू करो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। आप सब जानते हो कि इन केस ऑफ सिलिकॉन यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन होता है ना, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल बैरियर आता है और वो 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है। अब जब एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई करते हो 0.1, 0.2, तो वो उस पोटेंशियल बैरियर को कम करता रहता है। जैसे ही आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल 0.7 वोल्ट पर आएगा तो वो अंदर का जो पोटेंशियल बैरियर है, जहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और फिर चार्जेस इधर से इधर फ्लो करते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 पर जब आप आते हैं, जब आपकी VBE की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 0.7 वोल्ट पर आती है, तो उसके बाद फिर अंदर की डिप्लीशन, अंदर का जो पोटेंशियल बैरियर है वो खत्म हो जाता है और फिर करंट जो है वो सडनली ऐसे इंक्रीज करता है। ठीक है, और आपको इस तरह ऊपर जाता हुआ करंट का ग्राफ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपने कर लिया, चेक कर लिया इसका बिहेवियर। अब आपने क्या करना है, यही एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म करना है, लेकिन अब इसकी जो 18 वोल्ट की वैल्यू ली थी उसको थोड़ा चेंज करके कोई और वैल्यू ले लो। मैंने यहाँ पे 8 वोल्ट लिया, अब आप इसको सेट करो जी 8 वोल्ट के ऊपर, 8 वोल्ट पे जाके फिक्स कर दो, चेंज नहीं करना, फिक्स कर दिया। फिर दोबारा से यही काम करना है, 0.1 से बढ़ाना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते जैसे 0.7 पर आएगा, इंटरनल जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है वो टूट जाएगा, करंट सडनली इंक्रीज करेगा, करते करते यहाँ पर आपको ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, फिर आपने ये ग्राफ बना लिया, उसके बाद फिर क्या करोगे, आप उसको फिर से जो है ना, इसको दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। अब की बार VBC को आप बिल्कुल 0 कर दो, VBC 0 कर दिया आपने। ठीक है, 0 करने के बाद फिर से आप यहाँ से इसको बढ़ाना शुरू कर दो, फिर 0.1, 0.2, 0.3, जैसे 0.7 पर आएगा, 0.7 पे आके अंदर का पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा और फिर से इसमें इस तरह से एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सारे आपको ग्राफ एक ही तरह के मिले, लेकिन यहाँ पर जब आपने इसको थोड़ी बड़ी वैल्यू पे फिक्स किया हुआ था तो उस वक्त करंट की वैल्यू आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अच्छा, जब आप इसकी वैल्यू को थोड़ा कम रखते हैं, यानी 8 वोल्ट रखते हैं अगर आप, ठीक है, तो फिर आपको उसी तरह करंट में इंक्रीज आता है, लेकिन उसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में थोड़ा कम। मतलब अगर आप यहाँ से सीधी लाइन नीचे ड्रा करें ऐसे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम करंट है, फिर इसी स्टेज पे यहाँ पे देखिए कम करंट है, उसी स्टेज पे यहाँ पे और कम करंट है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, इसकी यहाँ पे जो ये थोड़ी सी ये जो बनी है डिप्लीशन रीजन, ये अपोजिट में फील्ड बनी, ये इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करती है, कुछ ना कुछ ये भी कोशिश कर रही होती है, इनको सपोर्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर आने में तो करंट ज़्यादा मिल जाता है। जब ये वोल्टेज कम करते जाते हैं तो ये सपोर्ट इधर से कम होती जाती है और फिर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो इस तरह से बस आप इतना याद रखिए कि 3 ग्राफ बनाने हैं आपने, जो आपने इसकी बड़ी वैल्यू सेट की तो उससे आपको ज़्यादा करंट का पीक मिलेगा, और जो आपने थोड़ी छोटी वैल्यू सेट की तो उससे थोड़ा थोड़ा करंट में आपको कमी मिलेगी। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये होगी आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स असल में क्या है हमारे पास, ये सारा ग्राफ है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, साथ में लिखेंगे ज़रूर। ओके, अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट अपना वो है जी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है, आपकी बुक के अंदर ऐसी डायग्राम नहीं बनी हुई बच्चों, वो गलत डायग्राम शो की गई है। अब यहाँ पे जो है ना, बुक वाले ने क्या गलती की, यहाँ पर आता है VBC, उसने लिखा हुआ VCE, कलेक्टर टू एमीटर। ठीक है, वो इसके अलावा दूसरी गलती, यहाँ पर जो उसने वैल्यू दी है वो IB की वैल्यू ली, IB की वैल्यू फिक्स की हुई है, IB का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक IE से है। तीसरी चीज़, उसका जो सैचुरेशन रीजन आता है इस 0 से इस तरफ आता है, जबकि कॉमन बेस में इधर आ ही नहीं सकता, वो इससे इधर इधर हो। ठीक है, अब ये डायग्राम जो है ना, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, ये आपके पास है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। वो जो बुक में आपकी कॉमन बेस में शो की गई है वो असल में कॉमन एमीटर की है, तो कॉमन एमीटर की बाय मिस्टेक उन्होंने कॉमन बेस में बनाई है, स्पेशली KPK की बुक के अंदर ये गलती मौजूद है। ठीक है, तो इसको आप लाजमी से करेक्ट कर लीजिए। आप खुद अगर एक बार उसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो बातें उसने लिखी हैं उसके साथ उसकी डायग्राम मैच ही नहीं करती। ठीक है, ये देखिए, अब वो क्या कहता है, मैंने वही उसी की वर्डिंग यहाँ पे यूज़ की ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, द वेरिएशन इन द कलेक्टर करंट IC with change in the collector to base voltage at constant emitter current IE, यानी यहाँ पे जो है वो IE करंट, मैंने मेरे जो डायग्राम है इसके मुताबिक देखिए ज़रा, ये IE करंट जो है वो एमीटर करंट मैंने फिक्स किया हुआ है, और जो यहाँ पर इनपुट करंट है मेरे पास ये IC है, और जो मैंने वोल्टेज चेंज करना है वो VBC है। इन 3 चीज़ों की बात की गई है ना, ये देख सकते हैं आप, एक हमारे पास आया है ये कलेक्टर करंट,
ठीक है, यह है वीबीसी। वीबीसी को चेंज करने से आईसी में क्या चेंज आता है, और साथ में आईई को आपने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आईई को मैंने कांस्टेंट रखा, ये वीबीसी में मैंने चेंज लाया, और ये मेरे पास आईसी की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है। लेकिन बुक में ऐसा नहीं है, बुक में यहाँ पर आईबी लिखा हुआ है और यहाँ पे वीसीई लिखा हुआ है। वीसीई और आईबी आपके पास आएगा, लेकिन वो किस केस में आएगा, वो कॉमन एमिटर के केस में आएगा, यहाँ पर नहीं आ सकता। उसका सैचुरेशन रीजन यहाँ पे वो नहीं बन सकता, इससे बाहर बनेगा। ठीक है, इसलिए ये आपको मैंने सही डायग्राम बताई है, आप इसी को फॉलो करेंगे, बुक वाले डायग्राम को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके जी। अब मैं दोबारा से इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ भाई, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा। ये हमारा आउटपुट वाला सेक्शन है, इधर से देखें तो ये वाला आउटपुट सेक्शन है। अब इस वोल्टेज को चेंज करने से ना इस आईसी में क्या चेंज आता है, ये आपने ऑब्जर्व करना है। लेकिन याद रहे कि ये जो आईई है ना, आईई की वैल्यू आईसी के ऊपर असरअंदाज होती है, अच्छे खासे तरीके से असरअंदाज होती है। तो क्योंकि आईसी की वैल्यू आईई की वैल्यू आईसी पे असरअंदाज होती है, तो जब आप इसको चेंज करने से आईसी में चेंज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो फिर आपको आईई की वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। क्यों, आप देखना चाहते हो कि इसको चेंज करने से आईसी में क्या चेंज आता है, तो आईसी में तो ये भी चेंज लेके आ सकता है आईई। इस वजह से हम कहते हैं कि आईई को कांस्टेंट मानते हुए फिर आप देखेंगे वीसी को चेंज करने से आईसी में कैसा चेंज आता है। आईई को कांस्टेंट रख के हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस इनपुट आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने से आउटपुट करंट यानी आईसी में कैसा चेंज आता है, ये चीज हमने स्टडी करनी है। ठीक है, ओके जी। तो अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये मैंने कुछ बातें बताई भी हैं कि यहाँ पे कि अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एमीटर इंजेक्ट करता है, तो 99 इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर में जाते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो जितना एमीटर का करंट है अप्रोक्सीमेटली उतना ही कलेक्टर का करंट भी मिल रहा होता है। बहुत माइनर साइज में डिफरेंस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहा है। यानी अगर 100 मिली एम्पेयर जो है वो करंट इधर से आता है एमीटर में, तो समझो कि समझने के लिए कह रहा हूँ कि ये 99 मिली एम्पेयर करंट जो है वो कलेक्टर का होगा, नियरली उसके इक्वल ही होता है। ठीक है, अच्छा, और ये अल्फा की वैल्यू में आपको बता देता हूँ, ये अल्फा क्या होता है, आई टू आई रेशो, और ये रेशो हमेशा आपके पास कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू भी अल्फा की कितनी होती है, 0.95 से लेकर 0.99 तक होती है। ठीक है, और साथ ही मैं आपको ये भी पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। अल्फा फैक्टर क्या होता है, अल्फा फैक्टर कहते हैं जी ये जो रेशो होती है आई टू आई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपली कहते हैं अल्फा फैक्टर। द रेशो ऑफ आई टू आई is called alpha factor and it is the current gain for the common base configuration। common base configuration के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, ये करंट गेन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो एम्पलीफायर है ये करंट को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि करंट को अटेन्यूएट करता है। देखिए उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। आप जो यहाँ से आई देते हो ना इनपुट करंट, उससे कम आपको आउटपुट करंट मिलता है। आपने यहाँ पे समझ लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन भेजे थे, यहाँ पे 99 पहुंचे, कम हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये एक तरह से अटेन्यूएट करता है उसको, करंट को। ओके जी, अब हम आते हैं जी इसके ऊपर। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने एक चीज देख ली कि जो आपकी यहां पर इनपुट करंट होती है आई, वही आपकी यहां पर मिल रही होती है आईसी में। ठीक है, तो हम देखें जी, शुरू में हमने ऐसा करना है, एक वोल्टेज सेट करने के, इस वीबीई को हम बैटरी को निकाल देते हैं, इसको ओपन सर्किट बना देते हैं। ठीक है, अब इसकी कोई बाइसिंग शैसिंग हमने नहीं की हुई। ठीक हो गया, तो यहां से कोई आईई करंट जो है वो फ्लो करता हुआ नहीं जा सकेगा। ठीक है, आईई की वैल्यू इनिशियली फिक्स की आपने 0। पहले आप क्या करते थे, इसको फिक्स करते थे ना, फिर यहां पे बिहेवियर चेक करते थे। अब की बार इसके करंट आईई को फिक्स करके ना अब इनमें बिहेवियर चेक करेंगे। आईई को शुरू में हमने रखा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, वीबीई जो है। ठीक है, तो हमने देखा कि माइनर सा करंट उसमें फ्लो करता है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और याद रहे बच्चों, ये बहुत ही थोड़ा करंट होता है, माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको अल्फा का बताया ना मैंने, अल्फा, तो देखिए आईसी जो कलेक्टर करंट है वो किसके इक्वल होता है, आईई मल्टीप्लाई बाय अल्फा। ये देखिए आपके बुक में शायद लिखा भी हो, आईसी इज इक्वल टू आईई मल्टीप्लाई बाय अल्फा होता है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। और ये करंट होता है आपके पास मिली एम्पेयर में। लेकिन बच्चों इसी के साथ साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी कुछ करंट फ्लो करता है, जिसको हम लिखते हैं IMIN लिखा है मैंने। ठीक है, आपकी बुक में ये नहीं लिखा, ये बात लिखिए आप भी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी करंट होता है। ठीक है, और वो आपके पास जो है वो माइक्रो एम्पेयर में होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। तो अब क्या होता है जी, शुरू में अगर आप ऐसा करते हो कि आप यहाँ पे क्या करते हो, आईई की वैल्यू 0 कर देते हो। ठीक है, आईई की वैल्यू 0, तो अगर आप आईई की वैल्यू 0 कर भी देते हो, ठीक है, तो अब 0 इंटू अल्फा पूरा फैक्टर क्या होगा, 0। अब ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन ये वाला करंट तो है ना आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, तो इसकी वजह से माइनर सा माइक्रो एम्पेयर में करंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा करंट आपको मिलेगा। अब ये जो रीजन बनता है ना, इस रीजन का हमने नाम रखा है कट ऑफ रीजन। इस रीजन के अंदर जो है वो दोनों हमारे पास ये वाली जंक्शन भी रिवर्स बायस होती है और ये भी रिवर्स बायस होती है। ठीक है, दोनों हमारे पास रिवर्स बायस होती हैं। ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ओके, इसमें कोई आपको सिग्निफिकेंट करंट जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू नहीं मिल रही होती। फिर आप क्या करते हो, फिर आप ऐसा करते हो कि इस एमिटर करंट की इसकी बायसिंग करके एमिटर करंट की कुछ वैल्यू बढ़ाते हो,
और आप क्या कर देते हो जी, उसको एमीटर करंट को ना 1 मिली एम्पेयर पे फिक्स कर देते हो। अब आपने इसके अंदर जो करंट है ना एमीटर करंट, उसको 1 मिली एम्पेयर के ऊपर फिक्स कर दिया, इसको चेंज नहीं करना, आप 1 मिली एम्पेयर फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या करते हो जी, आप इस वक्त वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हो, लेट्स सपोज आप 14 से कम कर रहे हो, आपको इस वक्त जो करंट मिल रहा है वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर ही मिलता है। जब आपने इसके अंदर करंट को 1 मिली एम्पेयर सेट किया तो यहाँ पर भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर ही सेट मिलता है आपको। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को चेंज भी करते हो तो आपको करंट में चेंज दिखेगा नहीं, वो 1 मिली एम्पेयर ही फ्लो करता रहेगा, ठीक है, 1 मिली एम्पेयर ही फ्लो करता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज को कम करता जा रहा हूँ, जीरो पे भी ले आया तो फिर भी आपको यहाँ पे जो है वो 1 मिली एम्पेयर तक ही करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को चेंज किया, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करके मैंने 2 मिली एम्पेयर पे सेट कर दी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें से 99 कलेक्टर में जाते हैं, तो जितने इसके इलेक्ट्रॉन आई की सूरत में आते हैं, ठीक है, उतने ही यहाँ पर भी मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। क्यों, सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं बेस की तरफ, बाकी 99% आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ में ऐसे ही शो किया, जब आपके पास 2 मिली एम्पेयर पे करंट आपने इसका फिक्स कर दिया तो फिर आपको जो यहाँ पे कलेक्टर करंट मिलेगा, चाहे वोल्टेज चेंज भी कर लो, देखो आप इधर से इधर जाते हुए देखो ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि यहाँ पे वोल्टेज को भले ही आप चेंज कर लो, कलेक्टर करंट में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू आपको 2 एम्पेयर तक ही मिलेगी। फिर आपने इसका 3 मिली एम्पेयर का करंट जो है वो फिक्स कर दिया, तो जो आपको कलेक्टर करंट की वैल्यू मिल रही है वो भी आपको तकरीबन सेम ही मिल रही है। आपने इसको 4 मिली एम्पेयर तक कर लिया, कलेक्टर करंट आपको सेम ही मिलेगा। वोल्टेज को ज्यादा कर लो कम कर लो, कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो रीजन है ना इसका ट्रांजिस्टर का, ये वाला रीजन, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये ब्लू रीजन जो है एम्प्टी रीजन, ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। और जो नीचे वाला था ये वाला, ये इसको मैं बता चुका हूँ, ये हमारा कट ऑफ रीजन है, इसके अंदर कोई कलेक्टर करंट सिग्निफिकेंट वैल्यू में फ्लो नहीं करता। ये जो फ्लो कर रहा है वो थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, दैट इज इन माइक्रो एम्पेयर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला रीजन जरा देखिए। अब आप क्या करते हो, अगर इसके वोल्टेज की वैल्यू कम करते करते, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है ना 1 मिली एम्पेयर था, ठीक है, 1 मिली एम्पेयर जो अब आपने इसका करंट किया ना स्टार्ट, तो साथ में आपने क्या किया जी, वोल्टेज को रिड्यूस करते गए जीरो पर आ गए। जीरो पर आने के बाद भी आपके पास जो ये करंट फ्लो करता रहा वो 1 मिली एम्पेयर ही फ्लो करता रहा कलेक्टर में। फिर आपने क्या किया, उसके वोल्टेज को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल आपने इधर कर दिया। जब आप नेगेटिव इधर ले आओगे, पॉजिटिव इधर ले आओगे, अब अगर नेगेटिव एंड से जुड़ेगा और पॉजिटिव पी से जुड़ेगा तो ये तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, ये भी फॉरवर्ड बाइस होगी और ये भी फॉरवर्ड बाइस होगी। जब दोनों फॉरवर्ड बाइस होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर इंजेक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को इधर इंजेक्ट करेगी, है ना। तो फिर क्या होगा, ये इधर से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मुतासर करेंगे। तो करंट बजाय बढ़ने के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों कि अगर इधर से इधर चार्जेस जाएंगे, करंट फ्लो करके इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे तो ये भी तो फॉरवर्ड बाइस है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, ये इधर पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो उधर पुश कर रहा है, तो करंट की वैल्यू फिर ऐसा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए करंट सडनली डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा और ये जीरो पर आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आपने 2 मिली एम्पेयर में भी ये प्रैक्टिस किया आपने, ठीक है, आप जीरो पर आए, जीरो के बाद आपने क्या किया, फर्दर वोल्टेज को रिवर्स किया, तो 2 मिली एम्पेयर से करंट कम होता वापस फिर जीरो पर आ जाएगा। यही काम आपने 3 मिली एम्पेयर में भी सेट किया था। जब आप रिवर्स आते हैं वोल्टेज के, इसके ऊपर ये वाले वोल्टेज को रिवर्स कर देते हैं तो ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो जाती है, तो करंट सडनली डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जब आपने वोल्टेज को रिवर्स किया करंट सडनली डिक्रीज करना शुरू हो गया। अब ये वो रीजन जहां के ऊपर आपका ये वाला जो बेस टू एमिटर जंक्शन है और कलेक्टर टू बेस जंक्शन है, दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाती हैं। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और यहां पर आके आपके पास जो है ये दोनों के दोनों जो फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से करंट जो है वो डिक्रीज होता है, करंट लो हो जाता है। आप देख सकते हैं, वजह मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन ने अगर इधर से इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर पुश मिलता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को वापस पुश मिलता है, ये इधर इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को उधर धकेल रहा है, अपोजिशन में फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो करंट बजाय बढ़ने के उल्टा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 3 रीजन आ जाते हैं। एक ये वाला रीजन है जिसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं, ठीक है, जो कि करंट थोड़ा सा फ्लो रहता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। एक ये रीजन है जिसमें दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाती हैं, उसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। और एक ये रीजन है जिसके अंदर आपके पास जो है वो ये एमिटर टू बेस जंक्शन जो है वो आपके पास फॉरवर्ड बाइस होती है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो आपके पास रिवर्स बाइस होती है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो साथ में मैंने लिखा भी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्राफ फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। तो अपनी बुक्स के ऊपर इसको लाजमी से करेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद ये तो 3 रीजन है, इनका नाम थोड़ा सा देख लेते हैं जी। आपके पास ये एक्टिव रीजन क्या होता है, वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है, कि एक्टिव रीजन ये होता है जब आपके पास ये एमिटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो, उसको हम बोलते हैं जी इस वक्त हमारा ये एक्टिव रीजन में है। व्हेन द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस, इट इज एक्टिव रीजन, ठीक है। फिर बात करेंगे जी कट ऑफ रीजन क्या होता है। व्हेन द बोथ एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर रिवर्स बाइस, इट इज कट ऑफ रीजन, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, मैंने बताया था दोनों फॉरवर्ड बाइस होने की। व्हेन द बोथ एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर फॉरवर्ड बाइस
इट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, जब ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगी तो आपके पास जो है ये सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहां से वोल्टेज को नेगेटिव एक्सिस में आने का मतलब है कि वोल्टेज की पोलैरिटी आपने चेंज कर दी, यानी जो नेगेटिव इधर था उसको आपने इधर कर दिया। अब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव अगर एन से जुड़ेगा, पॉजिटिव पी से जुड़ेगा तो ये डिप्लेशन रीजन भी खत्म हो जाएगी, ये भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ये तो पहले फॉरवर्ड बाइस था। ठीक है, जब दोनों फॉरवर्ड बाइस में होंगे तो करंट जो है वो सडनली ऐसे डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।